हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 के BSOC 101 खंड 1 में इकाई 1, जिसमें समाज शास्त्रीय चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं समाज शास्त्रीय चिंतन में प्रतिदिन के जीवन में समाज शास्त्र। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। समाज शास्त्रीय चिंतन में प्रतिदिन के जीवन में समाज शास्त्र। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिल्स की द प्रॉमिस की अवधारणा उस जाल से संबंधित है जिसमें लोग जीवन की परिस्थितियों से छुटकारा पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। लोग सांसारिक साधारण प्रतिदिन के जीवन के दुष्चक्रों में फंस जाते हैं, जो उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, परंतु जिसे वे समझने में असमर्थ रहते हैं। ट्रैप की अवधारणा के द्वारा मिल्स घटित होने वाले उन सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जो साधारण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। कुछ बाहरी प्रभाव है जो आंतरिक मानवीय स्थान का अतिक्रमण करते हैं और दोनों ही आपस में अंतर संबंधित है, परंतु यह दुर्भाग्य की बात है कि सामाजिक लोग दोनों के बीच संबंध नहीं कर पाते हैं। वे इस बात को समझने में असमर्थ रहते हैं कि बाहरी दुनिया में घटने वाली घटनाओं का सीधा असर रोजमर्रा के जीवन प्रभाव पर पड़ता है और उन्हें वैसा ही बनाता है जैसा कि वे आज है। इस प्रकार विश्व के ग्रामीण क्षेत्र के लोग विश्व युद्ध द्वारा अपने जीवन में लाए गए परिवर्तन को समझने में असमर्थ है। जैसा कि हाल के दिनों में लोग समझ नहीं पाए कि दुनिया के एक सुदूर हिस्से में संघर्ष उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। मिल्स ने इतिहास को एक शाखा दी क्योंकि यह मनुष्य और उसकी नीति को आकार देता है, अतः मानवीय शाखा वहीं तक सीमित है जहां तक हम जन्म लेते हैं और जो हमारे तत्कालिक सामाजिक संदर्भ के बाहर घटित होते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्रीय कल्पना ऐतिहासिक परिस्थितियों को और प्राप्त मूल्यों में से निर्मित होती है। इस प्रकार अमेरिकी इस बात से अनजान रहते हैं कि वे अन्य समाजों को कैसे प्रभावित करते हैं। जब लोग अन्य समाजों के संपर्क में आते हैं तो उनकी क्षमता या इच्छा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इच्छा अनुसार अवस्था में लाई जाती है, न कि वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर। अतः रोजमर्रा जीवन में समाजशास्त्र में मूल्य द्वारा करण अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान ने तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से कारणों का सूत्रपात किया। विश्लेषक वह है जो इतिहास और व्यक्ति दोनों के बीच की कड़ी को पहचान सकता है। वे व्यक्ति को उस विशेष अवधि में अपने अनुभवों को समझने में सक्षम बनाते हैं और समान परिस्थितियों में अन्य व्यक्ति को देखकर जीवन में अपने अवसरों की गणना करते हैं। व्यक्ति का निजी जीवन पीढ़ियों से जुड़ा होता है और ऐतिहासिक संदर्भ के भीतर उनका एक जीवन चरित्र होता है और एक सामाजिक व्यक्ति उस समाज में बहुत अधिक सम्मिलित होता है जिसमें वह रहता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को समाज के द्वारा बनाया और गढ़ा जाता है और यह घटनाओं का आकार देता है। अतः समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन ऐतिहासिक सीमाओं के व्यापक पहलुओं को देखने में सक्षम है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामाजिक विश्लेषकों ने समाज में संबंध, उसके घटकों और उसके अंतर संबंधों के विषय में, सामाजिक अवस्था में उसके अंतर के संबंध में और ऐतिहासिक घटनाओं से समाज कैसे प्रभावित होता है, विभिन्न समय के सामाजिक संदर्भ और इस अवधि में स्त्री और पुरुष कैसे रह सकते हैं के संदर्भ में पूछे हैं। समाजशास्त्रियों की विशेष क्षमता यह है कि वे व्यक्ति को ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों परिस्थितियों में व्यापक संदर्भ से जोड़ते हैं। समाजशास्त्री का काम व्यक्तिगत तौर पर एक स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जैसे किसी व्यक्ति सामाजिक मुद्दे पर, जैसे दहेज के व्यापक संदर्भ में, जो इसे ऐतिहासिक और परिस्थिति जन्य बनाता है और कायम रखता है। और इसी विश्लेषण के समान समाजशास्त्री को परिवर्तन का पूर्वानुमान करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार समाजशास्त्र व्यक्तिगत, संरचनात्मक और उससे भी परे संदर्भों को जोड़ता है। बॉमन ने 1990 में अपनी अवधारणा पर लिखते हैं कि वन सेल्फ विथ अदर्स
इन एवरीडे लाइफ स्वतंत्र या प्रतंत्र होने का अनुभव कुछ ऐसा है जिसे हम सभी हल करना चाहते हैं, क्योंकि यह लगभग सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। स्वतंत्र या प्रतंत्र होने के अनुभव से जुड़े विकल्पों के पहलू व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित है। मनुष्य होने के नाते हम हमेशा एक समूह का हिस्सा है और व्यक्ति और सामूहिक के बीच तनाव एक निरंतर सामाजिक मसला है। आइए अब देखते हैं सामाजिक अवधारणाएं, जिसमें पहला देखेंगे समूह। व्यक्ति समूह के बाहर कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक समूह में पैदा होता है और इसी कारण वह एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य होने की असल प्रक्रिया समूह द्वारा प्रदान की जाती है, जो सामाजिकरण के माध्यम से उसे पहचान और अस्तित्व साधन दोनों प्रदान करते हैं। हालांकि व्यक्ति को भी कुछ हद तक असुविधा होती है क्योंकि समूह उसे नियंत्रित भी करता है। इस प्रकार सामाजिक समूह एक प्रबोधक और अवरोधक दोनों होता है। सामाजिक ज्ञान समूह से प्राप्त किया जाता है और प्राप्त मूल्य और शर्तों के साथ व्यक्ति के गठन में लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण। समूह स्वयं को सामाजिक बनाता है ताकि समाज में रहने में सक्षम हो सके। यह व्यक्ति को दबाव का सामना करने और शुभ व्यवहार करने में मदद करता है। प्राथमिक समाजीकरण के घटक व्यक्ति को उसके रास्ते में आने वाले अनेक लोगों में से अन्य महत्वपूर्ण लोगों का चयन करने के लिए स्वयं के इरादे और अपेक्षाओं को विकसित करने में सक्षम बनाता है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति भी अन्य लोगों का चयन करते समय कुछ लोगों को छोड़ भी रहा है। इसका यह भी अर्थ है कि समूह जिसने व्यक्ति इस तरह के मौजूदा अन्य समूहों से समन्वय स्थापित करता है, जिन्हें संदर्भ समूह कहा जा सकता है। समूहों को एक पंक्ति में बांधता है। नियामक संदर्भ समूह वो हैं जिनका अनुसरण एक व्यक्ति करता है और वे समूह वहां त्रुटियों को सुधारने के लिए ही होते हैं, परंतु वहां भी प्रभावकारी है। यदि कोई व्यक्ति उनके दबावों को अन्य भी प्रासंगिकता देता है, वहां तुलनात्मक संदर्भ समूह भी है जो सामाजिक अस्तित्व के परिधि का निर्माण करते हैं। द्वितीयक समाजीकरण में जो समाजीकरण के बाद का चरण है, जो व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं, यह एक आंशिक बदलाव होगा जिसका प्रयोग व्यक्ति नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता था ताकि वह स्वयं को नए बदलावों के साथ अद्यतन कर सके, जो व्यक्ति के जीवन में अक्सर आते रहते हैं। हालांकि व्यक्तित्व का मूल आमतौर पर प्राथमिक समाजीकरण द्वारा बनता है और जीवन काल के दौरान कामोवेश स्थिर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं भीतरी समूह और बाहरी समूह। एक व्यक्ति ज्ञात और अज्ञात कई लोगों का योगदान का उत्पाद होता है जिसका प्रभाव व्यक्ति के निर्माण पर पड़ रहता है। हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं, बातचीत करते हैं और जिनके साथ हम एक संबंध, एक अंतरात्मा और साझा करते हैं, परंतु कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे हम मुश्किल से ही मिलते हैं। इसके पश्चात उनके साथ हमारे एक कार्यात्मक संबंध होते हैं और इससे अधिक उनके साथ कुछ भी रखना उनके निजी स्थान में घुसपैठ होता है। इस प्रकार एक उचित दूरी बनाए रखने की शुरुआत होती है। एक जिसके साथ व्यक्ति घनिष्ठ होता है उसे जानता है और दूसरा जिसके साथ एक व्यक्ति का केवल एक विशेष कार्यात्मक संबंध होता है। यहाँ तक कि यह समूहों में भी निकटता की सीमा पर निर्भर करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर। सहचर्य की भावना की समझ व्यक्तियों पर निर्भर करती है कि वो दूसरे को भी स्वयं के समान समझे, जिनके अपने उद्देश्य और लक्ष्य है। यह हम की भावना सहानुभूति और संवेदना के साथ आती है, जो साथी मनुष्य के समीप लाती है। तब हम भावना में क्या विशेष अंतर लाया जा सकता है? भिन्नता हम और वे, हम सब और उनके बीच के रवैये में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भीतरी समूह और बाहरी समूह। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आता है जब हम बात करते हैं कि भीतरी समूह परिवार है, जिसका मतलब एकजुटता, आपसी विश्वास और सामान्य बंधन वह बातें हैं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं। ये सभी विशेषताएं परिवार के प्रत्येक सदस्य के गुण है जो अनुसरित होती है। वह है आपसी मदद।
सुरक्षा और दोस्ती जो हम की भावना लाती है। घर जो एक सामुदायिक भावना है। ऐसा संभव है कि हर समय सुखद ना हो, परंतु यह निश्चित है कि एक दिन के अंत में हम यह सोचते हैं कि हम साथ हैं और यह सुरक्षा की भावना लाती है। भीतरी समूह छोटा होता है, आमने सामने होता है और अक्सर प्राथमिक पहचान का एक स्रोत होता है। यह सामान्यीकृत पारस्परिक या विनिमय द्वारा चरितार्थ होता है, जहां इस बात की कोई पैमाइश नहीं होती है कि क्या दिया गया है। उदाहरण के लिए माता पिता उसका कोई मूल्य नहीं लगते जो वे अपने बच्चों के लिए करते हैं और बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। परिवार से अलग भीतरी समूह के अन्य उदाहरण दोस्ती, काम की जगह पर सहकर्मियों और एक छोटा सा ग्रामीण समाज है। सीमाओं के मामले में भीतरी समूह बाहरी समूह के बीच एक भिन्न रेखा है जो उन लोगों की सीमांकन करती है जो उन लोगों से संबंधित है जो उनसे संबंधित नहीं है। सामाजिक समूह अपनी सीमाओं को सुगठित बनाना महत्वपूर्ण मानता है ताकि समाज से आसानी से लोगों को परिभाषित कर सके और उन्हें वर्गीकृत कर सके। इस प्रकार समूह अक्सर स्वयं को वर्ग, लिंग और जातीय रेखाओं के आधार पर परिभाषित करते हैं और प्रगाढ़ भीतरी समूह की भावनाएं भी समाज में विभाजनकारी शक्तियां उत्पन्न करती है जो लोगों को एक दूसरे से दूर रखती है। यह विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा कर सकता है जो कि असमानता की तर्ज पर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस प्रकार पश्चिम में विशिष्ट क्लब गोरे और उच्च वर्ग के पुरुषों के लिए बनाए गए थे, जिससे काले लोग, गरीबों और यहाँ तक कि कभी कभार महिलाओं को भी बाहर रखा जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं अजनबी। अजनबी और कुछ नहीं, एक अपरिचित व्यक्ति होता है जो उस संसार में मौजूद होता है जिसमें हम रहते हैं। अजनबी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ज्ञात श्रेणी या समूह से संबंधित नहीं है। अधिक खुले स्थानों में अजनबी की अवधारणा कम ही परिभाषित हुई है जितना कि शहरों में। शहर को परिचित रिश्ते और समूहों को टूटने से चिन्हित किया जाता है, जिससे प्रतिमानहीनता और नैतिक शून्यता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इस प्रकार समूह सामाजिक मूल्य और मानदंडों को बनाए रखने के बावजूद भी मतभेद पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतभेद स्वयं में तब तक गलत नहीं हो सकते हैं जब तक कि विविधता को स्वीकार न किया जाए और असमानता या कलंक का मामला न बनाया जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं एकजुट और पृथक। सामाजिक समूह को सामाजिक एकता और स्थिरता को बनाए रखने में कार्यात्मक होते हैं। वो उस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम एक समुदाय कहते हैं। एक समुदाय व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है जो अक्सर पहचान और सामाजिक कल्याण का ठिकाना भी होता है। समुदाय की हानि जड़ विहीन हो जाने की भावना का सूत्रपात करता है जो कि अक्सर मानसिक चिंता और यहाँ तक कि असामाजिक व्यवहार का कारण भी होता है। फिर भी बहुत मजबूत समुदाय के लोगों के बीच अवरोध पैदा करते हैं। अतः सामाजिक समूह लोगों को एक साथ रखने और उन्हें अलग रखने के लिए दोनों ही अनुकूल हैं। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्रीय चिंतन में हमने आज प्रतिदिन के जीवन में समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।